अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो हम सुनते रहते हैं कि कुछ जो वैक्सीन्स हैं उनको लेके बहुत कम लोगों में लेकिन क्लॉटिंग का इशू होता है। तो इसके ऊपर एक नई अपडेट आई है और वो ऐसी अपडेट है जो आप लोगों को अगर मालूम होगी तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इस तरह के फैसले करने में कि मुस्तकबिल में कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए और कौन सी नहीं लगवानी चाहिए। इस वक्त हमारे पास 3 टेक्नोलॉजी पे बनी हुई वैक्सीन्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो इस्तेमाल होती हैं उनको लेके हम बात को शुरू करते हैं। जैसे चाइना की 2 जो वैक्सीन्स हैं, एक का नाम साइनोफार्म है और एक का नाम साइनोवैक है। ये साइनोवैक बुनियादी तौर पे कंपनी है लेकिन इसकी वैक्सीन है आगे कोरोनावैक। अब ये दोनों जो वैक्सीन हैं इनके बारे में आप सुनते रहते हैं कि ये इनएक्टिवेटेड वायरस की टेक्नोलॉजी पे बुनियाद है इनकी, यानी जो कोरोना वायरस है उसको केमिकली या हीट के जरिए ऐसे तब्दील किया जाता है कि उसके अंदर वो तमाम सलाहियत ख़त्म कर दी जाती है जिससे ये हमारे अंदर जाके इन्फेक्शन करे, लेकिन इसके जो बाहर की स्पाइक प्रोटीन वगैरह की जो एंटीजेंस हैं उनको रहने दिया जाता है, यानी उस हिस्से को रहने दिया जाता है। उसके बाद एक टीके में डाल के और सिरिंज की मदद से हमें इंट्रामस्कुलर या पट्टे में लगा दिया जाता है। अब हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो इसको पहचानता है फिर इसकी स्पाइक प्रोटीन को, और उसके बाद उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और जो मौजूद होती हैं स्पाइक प्रोटीन इस वैक्सीन में भी उनको खत्म कर देता है। लेकिन नतीजे के तौर पे हमारे अंदर रह जाती हैं एंटीबॉडीज और यादाश्ती बी और टी सेल, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, जिसको हम प्राइमिंग कहते हैं, वो हो जाती है। और इसमें ये जो हमने सिरिंज की मदद से वैक्सीन लगाई थी तो ये किसी भी तरह से हमारे सेल्स के एक खास पोर्शन में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और जिसके अंदर हमारा डीएनए है, हमारा जीनियाती जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो मौजूद होता है, तो उस तक नहीं जा पाता। यानी ये सेल से बाहर ही इम्यून सिस्टम इसके साथ जो भी इंटरेक्शन करता है या जो भी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है वो बाहर ही हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी और दुनिया में ये सबसे महफूज समझी जाती है। अगरचे हो सकता है कि इसकी जो एफिकेसी है, इसकी जो अफादियत है वो किसी हद तक कम हो, लेकिन 100 साल से ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में है। और ख़ास तौर पे जो मीजल्स की वैक्सीन सुनते हैं आप, हेपेटाइटिस ए वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन सुनते हैं, जो आप रेबीज़ यानी कुत्ते के काटने के खिलाफ जो वैक्सीन होती है, तो वो तमाम इसी टेक्नोलॉजी पे बनती हैं। तो ये थी इनएक्टिवेटेड वायरस की जो टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान में 2 और वैक्सीन्स इस्तेमाल हुई हैं। एक तो अभी भी इस्तेमाल हो रही है जिसको हम कहते हैं कैनसाइनो, और एक प्राइवेटली तकरीबन 50,000 के करीब जो डोजेज लगी थी वो थी स्पुतनिक वी की। इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो वही है जो एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एस्ट्राजेनेका में जो जुकाम करने वाला वायरस इस्तेमाल होता है वो चिंपैंजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी तीनों में इस इंसानों में ही जो जुकाम करता है वायरस वो इस्तेमाल होता है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो एडिनो वायरस वेक्टर होता है, यानी जुकाम करने वाला जो वायरस है, जो इन तीनों या चारों जो वैक्सीन हैं जो मैंने नाम लिए हैं उनमें इस्तेमाल होता है, तो उसको पहले जेनेटिकली तब्दील किया जाता है। कि जो एडिनो वायरस होते हैं ये डीएनए वायरस हैं। जैसे हम इंसानों के अंदर डीएनए होता है तो इनके अंदर भी डीएनए होता है, जो कि 2 धागे होते हैं, लेकिन डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड उसे कहते हैं। लेकिन जो कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसके अंदर एक धागा। तो पहले तो जो एडिनो वायरस है उसको इस तरह से तब्दील किया जाता है तो कि उसके अंदर से वो तमाम सलाहियत ख़त्म की जाती है जो हमारे अंदर जाके जुकाम कर सके या वायरस जो है उसको उसकी रेप्लिकेशन या ग्रोथ कर सके या उसके नंबर बढ़ा सके। और दूसरा, क्योंकि इस दौरान इसके डीएनए को काटा जाता है ताकि उन हिस्सों को निकाल दिया जाए जो आगे हमें इन्फेक्शन दे सकते हैं, लेकिन वहां पे डाला जाता है मैसेंजर, ये जो आरएनए होता है कोरोना वायरस का, उसको अब कैसे डाला जाता है कि पहले उस आरएनए को तब्दील किया जाता है डीएनए में, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो मुमकिन है। अब वो डीएनए जो कि कोरोना वायरस के एक मखसूस हिस्से से आता है, जो मखसूस हिस्सा स्पाइक प्रोटीन बनाता है, उसको डाला जाता है एडिनो वायरस के डीएनए के साथ, और फिर उसको टीके की मदद से वैक्सीन की हालत में हमें लगा दिया जाता है इंट्रामस्कुलर। जब ये हमारे सेल्स के फिर ये अंदर जाएगा, ये जो एडिनो वायरस है, हमारा जो सेल्स है इसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है बाहर का हिस्सा जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, एक होता है अंदर का इसका हिस्सा जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारा डीएनए होता है। हमारा डीएनए
जिस्म का वो हिस्सा होता है जो हमारी पूरी साख्त को बनाने का, जिसके अंदर पूरा कुलिया लिखा हुआ है, इम्प्रिंट जिसके ऊपर मौजूद है। तो ये जो एडिनो वायरस है, पहले ये साइटोप्लाज्म में दाखिल होगा, उसके बाद ये न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए भेज देता है, क्योंकि उसी डीएनए के अंदर मौजूद है वो डीएनए का पोर्शन जो कोरोना वायरस से आया था। अब वहां से जो वो डीएनए का पोर्शन है वो तब्दील होगा आरएनए में, जिसको ट्रांसक्रिप्शन का अमल हम कहते हैं। वहां से फिर वो मैसेंजर आरएनए की शक्ल में बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म में वो मशीनरी मौजूद है, जैसे राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कि जो उसके अंदर जो मैसेज है स्पाइक प्रोटीन बनाने का, उसको पढ़ के और फिर वो स्पाइक प्रोटीन बनाती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब उस स्पाइक प्रोटीन को फिर हमारे ये सेल बाहर शो कर देते हैं, जिसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, और वो तमाम अमल होता है जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ने किया था। अब फर्क क्या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में और एडिनो वायरस में? उसमें हमारा जो हमने वैक्सीन में डाला हुआ था कोरोना वायरस, जिसको हमने तब्दील किया हुआ है, किल किया हुआ है, इनएक्टिव किया होता है, तो उसने सेल के बाहर रह के ही पूरा काम सर अंजाम दिया था। लेकिन एडिनो वायरस वाली जो वैक्सीन होती है, उसका जो मटेरियल है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाता है, जो सेल्स के बिल्कुल सबसे अंदर का पोर्शन होता है। एक तो ये बुनियादी आपने फर्क समझना है। और जो आखिरी किस्म की वैक्सीन होती हैं उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए बेस्ड, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पे बनी है। ये दुनिया में दो हैं, एक है बायोएनटेक कंपनी की, जिसको हम फाइजर की वैक्सीन भी कहते हैं, और एक है मॉडर्ना कंपनी है अमेरिका की, और उसकी एक वैक्सीन है जिसको हम mRNA 1273 नाम देते हैं। लेकिन ये दोनों में क्या करते हैं कि जो कोरोना वायरस का वो पोर्शन उसके जेनेटिक मटेरियल का जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, उसको काटते हैं, उसको एक लिपिड नैनो पार्टिकल होता है कि उसके इर्द गिर्द वो लिपिड नैनो पार्टिकल की झिल्ली बनाई जाती है, और उसको वैक्सीन की शक्ल में डाल दिया जाता है हमारे जिस्म के अंदर या इंट्रामस्कुलर। अब वो जब जाता है तो वो जो लिपिड नैनो पार्टिकल है वो हमारे सेल्स की जो बाहर का हिस्सा होता है उसके साथ वो डिसॉल्व हो जाता है, और मैसेंजर आरएनए को अंदर यानी साइटोप्लाज्म में भेज देता है। ये जो मैसेंजर आरएनए है ये नहीं अंदर जाएगा न्यूक्लियस के, बल्कि जैसे ही ये सेल्स में जाएगा तो वहां पे वो जो मशीनरी हमारे सेल्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो उस मैसेज को पढ़ के स्पाइक प्रोटीन बनाती है। स्पाइक प्रोटीन को सेल्स के बाहर लाया जाता है, और इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम उनको पहचान के उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, यादाश्ती बी और टी सेल बनाएगा। तो ये तीन वो टेक्नोलॉजी हैं जो इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन्स बनती हैं उनको बनाने में। और इनमें से जो वाहिद टाइप की जो वैक्सीन है जिसको हम कहते हैं एडिनो वायरस बेस्ड या एडिनो वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, जिसमें शामिल है जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, कैनसाइन और स्पुतनिक वी। तो ये वाहिद वो वैक्सीन है कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर अपना मटेरियल भेजती हैं। तो सोचा जा रहा है, जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये सोचा जा रहा है कि बहुत कम लोगों में, सब में नहीं, बहुत कम लोगों में ये जेनेटिक मटेरियल जब जाता है हमारे न्यूक्लियस में तो अंदर जाके हमारे डीएनए को थोड़ा सा, बाज लोगों में ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा करता है कि वो कुछ मखसूस किस्म की प्रोटीन बना देती हैं। वो जो प्रोटीन होती हैं फिर जाके हमारी प्लेटलेट्स को ज्यादा से ज्यादा आपस में जोड़ती हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो क्लॉटिंग का अमल या थ्रोम्बोसिस का अमल होता है, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बात करता रहता हूं। तो ये एक ऐसा नुक्ता है जहां पे अभी तक साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं कि बहुत कम लोग होते हैं, खवातीन होती हैं, यंग होती हैं, जिनमें जब एडिनो वायरस वाली वैक्सीन लगती है तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में गया हुआ होता है तो वो उनके भी जो डीएनए से थोड़ी छेड़छाड़ करता है, जिससे वो कुछ ऐसी प्रोटीन बना देती हैं कि जो फिर बाद में क्लॉटिंग का बाइस बनती हैं। इस बारे में जैसे जैसे मजीद रिसर्च आएगी, नए पॉइंट सामने आएंगे, तो मैं आप दोस्तों से ये बातें जरूर शेयर करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।